हेलो गाइस, वेलकम टू सिंप्लीफाइड स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे जेईई एडवांस लेवल के प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस। जेईई एडवांस्ड और मेंस लेवल के क्वेश्चन में एक मेन चीज़ का डिफरेंस होता है और वो होती है लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब कि एडवांस लेवल के जो प्रॉब्लम होते हैं उनमें ज़्यादा स्टेप्स की ज़रूरत होती है। तो आपको स्टार्ट करने के पहले क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप किन स्टेप्स को एग्जैक्टली फॉलो करेंगे आंसर तक पहुँचने के लिए। चलिए इस थॉट के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में क्वेश्चंस को देखना। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इफ़ p इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन एजेड x ईयर्स विल डाई इन अ ईयर, देन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ n men a1 a2 a3 up to an each aged x years a1 will die in an year and be the first one to die is a1 minus 1 minus p to the power of n, b1 minus p to the power of n, c 1 by n into 1 minus p to the power of n, या फिर d 1 by n into 1 minus p to the power of n। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जहाँ पर कि हमें फाइंड आउट करना है कि a1 एक आदमी जो है वो उस साल उसकी डेथ होगी और वो पहला आदमी होगा जिसकी की डेथ होगी। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को दो टुकड़े में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि प्रोबेबिलिटी की किसी भी एक आदमी की डेथ हो इन n लोगों में से, और उसके बाद a1 जो है वो उनमें से पहला होगा। तो यहाँ पे कोई भी एक आदमी की जो डेथ होगी उसको हम रिवर्स वे में कैलकुलेट करेंगे। मतलब कि हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कि किसी की भी डेथ ना हो और फिर 1 में से वो प्रोबेबिलिटी माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किसी भी एक की डेथ हो। तो प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन वोंट डाई, कोई भी एक आदमी जो है उसकी डेथ ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1 माइनस पी। जितने लोग हैं n, उनमें से किसी की भी डेथ ना हो वो होगी 1 माइनस पी टू द पावर ऑफ n, क्योंकि सबकी डेथ इंडिपेंडेंट इवेंट होगी आपस में। तो कम से कम एक आदमी की डेथ होगी वो होगी 1 माइनस पी टू द पावर ऑफ n, और उन सब में से कोई भी एक आदमी यहाँ पे a1 जो है वो पहला होगा, वो हो जाएगा ये 1 माइनस पी टू द पावर ऑफ n इंटू 1 बाई n। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अ स्टूडेंट कैन सॉल्व 2 out of 4 प्रॉब्लम्स ऑफ मैथमेटिक्स, 3 out of 5 प्रॉब्लम्स ऑफ फिजिक्स एंड 4 out of 5 प्रॉब्लम्स ऑफ केमिस्ट्री। देयर आर इक्वल नंबर ऑफ बुक्स ऑफ मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन हिज शेल्फ। ही सेलेक्ट्स वन बुक एंड अटेम्प्ट्स 10 प्रॉब्लम्स फ्रॉम इट। इफ ही सॉल्व्स द फर्स्ट प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी एबल टू सॉल्व द सेकंड प्रॉब्लम। यहाँ पे हमें इवेंट्स को सबसे पहले लिख लेना चाहिए। सबसे पहले उसने बुक को सेलेक्ट किया, उसके बाद उसने पहली प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ये हो गया इवेंट S1। उसके बाद उसने दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ये हो गया हमारा इवेंट S2। तो अगर हम इसको वेन डायग्राम पे ड्रॉ करेंगे तो ये है हमारा इवेंट, मान लेते हैं A1, A2 और A3। यहाँ पर कि A1 है कि उसने मैथ्स की बुक चूज़ की, A2 है फिजिक्स की बुक, A3 है केमिस्ट्री की बुक। सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल है क्योंकि नंबर ऑफ बुक्स इक्वल है, 1/3, 1/3 और 1/3। अब S1 यानी कि फर्स्ट प्रॉब्लम वो सॉल्व करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, तो वो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से आ जाएगी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में हम 3 केसेस होंगे जैसा देख पा रहे हैं। PA1 इंटू PS1 गिवन A1, मतलब कि वो मैथ्स की बुक यूज़ करे और उस मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करे। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब लैंग्वेज ऐसी दे रखी हो क्वेश्चन, ही कैन सॉल्व 2 out of 4 प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिक्स, तो इसका मतलब है कि कोई भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में उसकी प्रोबेबिलिटी 2/4 है। इस तरह से 3 out of 5 प्रॉब्लम ऑफ फिजिक्स है, मतलब कि फिजिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 3/5 है, और केमिस्ट्री के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 4/5 है। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी की वो किसी एक पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा वो हो जाएगा मैथ्स की बुक चूज़ करके उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करे, प्लस फिजिक्स की बुक चूज़ करके उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करे, प्लस केमिस्ट्री की बुक को चूज़ करके उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करें। यहाँ पे हम इन वैल्यूज़ को डालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द फर्स्ट प्रॉब्लम ये आ जाएगा 19/30। इसी तरह से सेकंड प्रॉब्लम जो सॉल्व करें वो भी सेम रहेगा, PS2 हमारा PS1 के इक्वल ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी सेम है, चाहे वो फर्स्ट प्रॉब्लम हो सेकंड प्रॉब्लम कोई भी हो, वो सेम यही प्रोबेबिलिटीज़ रहेंगी उसके सॉल्व करने के लिए। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी एबल टू सॉल्व द सेकंड प्रॉब्लम इफ़ ही सॉल्व्स द फर्स्ट प्रॉब्लम। मतलब कि हमसे पूछा गया है PS2 गिवन S1, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का केस है। तो ये हमें पता है कि ये सिंपली हो जाएगा PS2 गिवन S1 इक्वल टू PS1 एंड S2 डिवाइड बाई PS1। तो हमें फाइंड आउट करना है PS1 एंड S2, तो यानी कि पहली प्रॉब्लम भी सॉल्व करे और वो दूसरी प्रॉब्लम भी सॉल्व करे। तो कोई भी एक प्रॉब्लम सॉल्व, अगर मान लो कि वो मैथ्स की बुक लेता है तो उसके बाद उसको दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो 2/4 इंटू 2/4। इस तरह से अगर वो फिजिक्स की बुक लेता है तो फिर 3/5 इंटू 3/5, और अगर केमिस्ट्री लेता है तो 4/5 इंटू 4/5।
और इन बुक्स को चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी A1 A2 A3 ये तो रहेंगे। तो इसलिए P S1 गिवन S2 ये हो जाएगा 5/12। तो ये जो S1 गिवन S2 है, S1 एंड S2 सॉरी, ये वाला छोटा सर्कल होगा एक्चुअली में प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 एंड S2, और इन वैल्यूज़ को जब हम डालेंगे तो हमें P/S2 गिवन S1 आ जाएगा 25/38। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 25/38। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अ लेटर इज नोन टू हैव कम आइदर फ्रॉम लंडन और क्लिफ्टन। ऑन द पोस्ट मार्क ओनली द consecutive alphabets ON are visible. What is the probability that it came from London? यहाँ पे स्टूडेंट ये सोच सकते हैं कि अगर वो लंदन या क्लिफ्टन में से है तो लंदन में ON आने के चांसेस 2 बार हैं और क्लिफ्टन में आने के चांस 1 बार है। तो सीधा सीधा 2/3 हो सकता है, किसी को ये कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, इस तरह से नहीं होगा, क्योंकि वो जो लेटर आए हैं यहाँ पे जो विजिबल हो रहे हैं वो ON तो हो रहे हैं, लेकिन वो कोई भी 2 लेटर हो सकते थे विजिबल। तो इसलिए हम इसको डायरेक्टली इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते, यहाँ पे हमें बेस थ्योरम लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें अपडेटेड प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। नॉर्मल केस में अगर एक लेटर लंदन या क्लिफ्टन से होता तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो होती वो 0.5 होती, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन मीट हो चुकी है, उस कंडीशन में आपकी प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे आपको बेस थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो वो बेस थ्योरम किस तरह से लगेगा? सबसे पहले A1 और A2 हमने इवेंट डिफाइन किए कि वो लंदन या क्लिफ्टन से आए, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी 0.5। और तीसरा जो इवेंट होगा A, वो है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव लेटर जो कि उस पर विजिबल हो रहे हैं वो ON है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी 2 लेटर विजिबल हो सकते थे, फॉर एग्जांपल LO, ON, ND, DO या फिर ON। इसी तरह से अगर वो क्लिफ्टन से होता तो भी कोई भी 2 लेटर विजिबल हो सकते थे कॉन्जिक्यूटिव, CL, LI, IF, FT, TO या फिर ON। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन A1 अगर वो लंदन से आया होता, उस केस में ON के विजिबल होने की प्रोबेबिलिटी 2/5 होती, इसी क्योंकि यहाँ पे 2 केसेस हैं जहाँ पर कि ON विजिबल हो रहा है, और टोटल नंबर ऑफ केसेस 1, 2, 3, 4 और 5 है, 2/5। इस तरह से PA गिवन A2 ये हो गया 1/6। तो यहाँ पे हम सिंपली बेस थ्योरम के फॉर्मूला में डालेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 12/17। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इनिशियल प्रोबेबिलिटी थी दोनों की 0.5। बेस थ्योरम लगाने के बाद जो अपडेटेड प्रोबेबिलिटी आई है उसके लंदन से होने की वो बहुत ज़्यादा है, 12/17। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अ फेयर डाई इज टॉस्ड रिपीटेडली अंटिल 6 इज ऑब्टेन्ड। लेट x डिनोट द नंबर ऑफ टॉसेज रिक्वायर्ड। The conditional probability that x greater than equal to 6 given that x greater than 3 is A 125/216, B 25/36, C 5/36 या फिर D 25/216। इस तरह के क्वेश्चन में हम पहले एक फाइंड आउट कर लेंगे कि इन जनरल अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू n है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ पे अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू n है मतलब कि आपको मिनिमम n इवेंट्स चाहिए होंगे अगर 6 लाने में, तो इसका मतलब कि n-1 इवेंट में 6 नहीं आया होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टॉस तब तक किया जाएगा जब तक कि 6 ना आ जाए। तो n-1 टाइम्स कम से कम 6 नहीं आएगा, तभी nth टाइम पे 6 आएगा। तो सबसे पहले ऐसा होगा कि n-1 टाइम्स 6 नहीं आया तो ये होगा 5/6 टू द पावर ऑफ n-1, और उसके बाद आ गया आपका 6 तो लास्ट nth टाइम तो हो गया 1/6। तो ये है कि आपका n हो, n इवेंट्स में हो जाए, n टॉसेज में। इसी तरह से अगर आपके n+1 टॉसेज होंगे, इसका मतलब कि पहले n टॉसेज में आपका 6 नहीं आ रहा है तो 5/6 प्रोबेबिलिटी हो गई, और 1/6 हो गया कि लास्ट टाइम n+1th टाइम में आ गया। इसी तरह से n+2th टाइम आ सकता है, और इसी तरह से करते करते इनफाइनाइट टाइम्स तक जा सकता है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। यहाँ पे हम 1/6 इंटू 5/6 टू पावर ऑफ n-1 को कॉमन ले लेंगे, और अंदर जो है हमारा एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बचेगा जिसका कि कॉमन रेशियो 5/6 होगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू n ये आ जाएगा 5/6 टू द पावर ऑफ n-1। अब हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 गिवन दैट x ग्रेटर देन 3। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 गिवन x ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन 3 है तो वो मिनिमम 4 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 4।
इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि इवेंट A1 जो है वो है x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और इवेंट A2 जो है वो है x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो हमसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 गिवन A2, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 एंड A2 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A2। तो A1 एंड A2 जो है वो यही है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और A2 यहाँ पर है x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इसको अगर हम दोबारा ध्यान से देखें, x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 मतलब मिनिमम नंबर ऑफ टॉस ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड मिनिमम नंबर ऑफ टॉस ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अगर ये इवेंट हो रहा है मतलब 6 से ज़्यादा अगर टॉस हो रहे हैं तो ऑब्वियसली 4 से ज़्यादा तो अपने आप ही हो जाएंगे। तो इसलिए ये जो प्रोबेबिलिटी है ये हो जाएगा सिंपली प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, और नीचे जो है वो प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 तो रहेगा ही। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू n की जो प्रोबेबिलिटी थी वो थी 5/6 टू द पावर ऑफ n माइनस 1। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/6 टू द पावर ऑफ 6 माइनस 1 यानी 5/6 टू द पावर ऑफ 5, और इसी तरह से डिनोमिनेटर में 5/6 टू द पावर ऑफ 3। तो ये हो जाएगा 5/6 स्क्वायर यानी कि 25/36। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 25/36। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। Let U1 and U2 be two urns such that U1 contains 3 white and 2 red balls, U2 contains only 1 white ball. A fair coin is tossed. If head appears, then 1 ball is drawn at random from U1 and put into U2. However, if tail appears, then 2 balls are drawn at random from U1 and put into U2. Now 1 ball is drawn at random from U2. What is the probability that ball drawn from U2 is white? तो सबसे पहले हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, x1 की हेड आया टॉस करने पे और x2 की टेल आया टॉस करने पे। तो इन दोनों को हमने यहाँ पे सेग्रीगेट कर दिया। अगर हेड आता है तो U1 से सिर्फ एक बॉल है जो कि U2 में डाल दी जाएगी। तो वो जो बॉल है वो वाइट या रेड कुछ भी हो सकती है। E1 मान लेते हैं इवेंट कि वो जो बॉल है वो वाइट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ये हो गया हमारा 3/5। इसी तरह से E2 की वो जो बॉल जो U1 से U2 में भेजी गई वो रेड है, तो क्योंकि सिर्फ 2 रेड बॉल है तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/5। नेक्स्ट अगर टेल आता है तो फिर तीन इवेंट पॉसिबल है, क्योंकि 2 बॉल भेजी जा रही है। पहला हो सकता है कि 2 वाइट बॉल भेजी जाए, दूसरा हो सकता है कि 1 वाइट 1 रेड, और फिर तीसरा हो सकता है कि 2 रेड भेजी जाए। तो ये हो जाएंगे हमारे E3, E4, E5 इवेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 ये हो जाएगा हमारा 3C2/5C2। E4 ये हो जाएगा 1 वाइट 1 रेड, तो ये हो जाएगा 3C1 इंटू 2C1 डिवाइड बाई 5C2। और E5 ये हो जाएगा 2 रेड, तो ये हो जाएगा 1 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट, अब अगर हमें इस केस में टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगाना है तो प्रोबेबिलिटी दैट x1 एंड E1 अकर, मतलब कि हेड आए और फिर जो बॉल भेजी जाए वो वाइट हो, और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है हमारा ये इवेंट कि बॉल ड्रॉन फ्रॉम U2 इज वाइट, ये जो लास्ट में आप बॉल ड्रॉ कर रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो वो बॉल वाइट हो। तो ये है हमारा पहला केस। दूसरा है x1 एंड E2 और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन x1 एंड E2। तीसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 एंड E3 एंड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन x2 एंड E3, और उसके बाद x2 एंड E4, a गिवन x2 एंड E4, x2 एंड E5, प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन x2 एंड E5। तो यहाँ पे अब अगर हमें देखना हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन x1 एंड E1 ये हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले बताया था कि सारी की सारी जो है वो वाइट बॉल ही भेजी गई हैं U2 में, तो अगर उसमें सारी वाइट बॉल होंगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी ड्रॉ करने की हमारी रहेगी 1। इसी तरह से अगर हमने एक रेड बॉल भेज दिया तो फिर यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होगी a गिवन x1 एंड E2 वो हो जाएगी 0.5। इसी तरह से हम फाइंड आउट करेंगे a गिवन x2 एंड E3, a गिवन x2 एंड E4 और फिर a गिवन x2 एंड E5, और फिर फाइनली हम उन वैल्यूज़ को डाल देंगे हमारे इस टोटल प्रोबेबिलिटी वाले फार्मूला में, तो हमारी जो वैल्यू हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए वो हो जाएगी 23/30। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 23/30। अब इसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं और आपने जो बॉल ड्रॉ की
वो वाइट निकलती है, तो फिर उस केस में हेड आया होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हेड, हमने हेड और टेल दो इवेंट रखे थे x1 और x2। तो पूछा हमसे जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 गिवन a, मतलब कि गिवन दैट बॉल ड्रॉन फ्रॉम u2 इज वाइट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हेड अपीयर्ड ऑन द कॉइन। तो इसको हम सिंपली बेज थ्योरम से सॉल्व कर देंगे। तो बेज थ्योरम लगाने के लिए हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन x1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ a। प्रोबेबिलिटी ऑफ a हम फाइंड आउट कर चुके हैं 23/30। प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 हमें पता है 0.5। सिर्फ और सिर्फ हमें चाहिए हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन x1। प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन x1 जो है वो रहेगा हमारा कि x1 आए और उसके बाद e1 हो सकता है और e2 हो सकता है। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ e1 मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन x1 एंड e1, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ e2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन x1 एंड e2। इन वैल्यूज़ को जब हम यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 4/5। तो इस वैल्यू को हम डालेंगे तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा 12/23। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ऑफ द 3 इंडिपेंडेंट इवेंट्स e1, e2 and e3, the probability that only e1 will occur is alpha, only e2 will occur is beta, and only e3 will occur is gamma. Let the probability p that none of the events e1, e2 satisfy the equation alpha minus 2 beta into p equal to alpha beta and beta minus 3 gamma into p equal to 2 beta gamma. And what is the value of the following? Probability of occurrence of e1 divided by probability of occurrence of e3. अगर हम इसको यहाँ पे वेन डायग्राम बना के देखना चाहें तो 3 इवेंट्स हमें दिए गए हैं, जिसमें से कि अकरेंस जो ओनली e1, ये मान लेते हैं अगर हम कि ये e1 है, ये e2 है और ये e3 है, तो सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है ओनली e1, ये दिया गया है हमको अल्फ़ा। तो अगर हमें टोटल e1 फाइंड आउट करना होगा तो ये अल्फ़ा प्लस ये कुछ नंबर होगा और ये कुछ नंबर होगा, अल्फ़ा प्लस मान लो a प्लस b। इसी तरह से अगर हमें e3 फाइंड आउट करना होगा तो ये हमारा गामा है, उसमें ये मान लेते हैं कि ये सेम b रहेगा और साथ के साथ हमें ये कुछ c लेके आना होगा। तो गामा प्लस b प्लस c ये हो जाएगा। अगर हमने इस तरह से सॉल्व करने का ट्राई किया तो ये अल्फ़ा प्लस a प्लस b डिवाइड बाई गामा प्लस b प्लस c होगा, जो कि बहुत मुश्किल से सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि हमें इन a b c की वैल्यू नहीं पता है, तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, तो इसलिए हम इस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ e1, e2 और e3 ये x, y और z है रेस्पेक्टिवली, मतलब e1 की प्रोबेबिलिटी है x, e2 की है y और e3 की है हमारा z। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें फाइंड आउट करना है x डिवाइड बाई z। यहाँ पे ओनली e1 जो हमें दिया हुआ है, यानी कि e1 हो रहा है और e2 नहीं हो रहा है, e3 भी नहीं हो रहा है, तो e2 डैश e3 डैश ये तीनों एक साथ हो रहा है, तो x इंटू 1 माइनस वाई इंटू 1 माइनस जेड, ये है हमारा अल्फ़ा, सबसे पहला कंडीशन। दूसरी कंडीशन 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस जेड इंटू वाई, ये हो जाएगा हमारा बीटा, क्योंकि ओनली e2 की प्रोबेबिलिटी बीटा है। सिमिलरली ओनली e3 की प्रोबेबिलिटी गामा है, तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई इंटू जेड ये है गामा, और 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई इंटू 1 माइनस जेड ये हो जाएगा हमारा पी। तो इस तरह से हमने अल्फ़ा बीटा गामा को एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिख दिया है। अब यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो 1 माइनस एक्स बाई एक्स ये हो जाएगा पी बाई अल्फ़ा, क्योंकि 1 माइनस वाई 1 माइनस जेड ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस तरह से हम एक्स को लिख सकते हैं अल्फ़ा बाई पी प्लस अल्फ़ा, या फिर 1 बाई 1 प्लस पी बाई अल्फ़ा। इसी तरह से एक्स जो था वो 1 बाई 1 प्लस पी बाई अल्फ़ा था, तो जेड हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस पी बाई गामा। तो इसलिए हम x बाई जेड को लिख सकते हैं 1 प्लस पी बाई गामा डिवाइड बाई 1 प्लस पी बाई अल्फ़ा। इसके बाद यहाँ पे जो हमें ये दो इक्वेशंस दिए हुए थे, इन दोनों इक्वेशन का हम इस्तेमाल करेंगे फाइंड आउट करने के लिए ये p बाई अल्फ़ा और p बाई गामा का क्या हो सकता है। ये जो इक्वेशन दिया गया है इस इक्वेशन से हम बीटा फाइंड आउट करेंगे, और इस इक्वेशन से जो दूसरी इक्वेशन है इससे भी हम बीटा फाइंड आउट करेंगे, और फिर उन दोनों को इक्वेट करेंगे। तो उस तरह से ये दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे और फिर यहाँ पे हम p को कैंसिल आउट कर देंगे, और फिर हम यहाँ पे अल्फ़ा से इसको डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे इसको गामा से डिवाइड कर देंगे, तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 1 बाई 2 इंटू पी बाई अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू 3 बाई पी बाई गामा माइनस 2। इसका मतलब कि हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं
कॉम्पोनेंडो फंक्शन को अप्लाई करके। कॉम्पोनेंडो फंक्शन होता है कि अगर a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है तो a बाई ए प्लस बी इक्वल टू सी बाई सी प्लस डी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे 1 ऐड हो गया तो 1 बाई टू इंटू पी बाई अल्फ़ा प्लस 2 इक्वल टू 3 बाई पी बाई गामा माइनस 2 प्लस 3, तो ये हो गया 1। तो ये 3 बाई पी बाई गामा प्लस 1 हो गया। तो इस तरह से जब हमने यहाँ लिखा तो p बाई गामा प्लस 1 बाई पी बाई अल्फ़ा प्लस 1, ये हो गया हमारा 6। तो जो हमारा x बाई z था उसकी वैल्यू आ गई 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 6। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स अ फेयर कॉइन नीड्स टू बी टॉस्ड सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स इज एटलीस्ट 0.96 इज। तो यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स हमें फाइंड आउट करने हैं जो कि एक फेयर कॉइन को टॉस किया जाए ताकि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड है 0.96 हो मिनिमम। यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि हमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है वो होंगे n और x जो है वो है नंबर ऑफ हेड्स आउट ऑफ n ट्रायल्स। तो इसमें एटलीस्ट 2 हेड प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1। क्योंकि अगर वो 0 भी नहीं है 1 भी नहीं है तो फिर एटलीस्ट 2 या 2 से बड़ा कोई ना कोई नंबर तो रहेगा ही। तो इस तरह से हम इनडायरेक्ट वे में इस प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, ये हो जाएगा nc0 इंटू 0.5 टू द पावर ऑफ n, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इक्वल टू 0.5 है। तो इसी तरह से यहाँ पे ये हो जाएगा nc1 इंटू 0.5 टू द पावर ऑफ n। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 1 माइनस ये nc0, ये तो 1 ही हो जाएगा, और ये nc1 ये हो जाएगा हमारा n। 1 माइनस n प्लस 1 इंटू 0.5 टू द पावर ऑफ n, और दिया हुआ है कि दिस शुड बी एटलीस्ट 0.96। तो यानी कि 1 माइनस n प्लस 1 इंटू 0.5 टू द पावर ऑफ n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.96। तो हम कह सकते हैं कि n प्लस 1 इंटू 0.5 टू द पावर ऑफ n शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.4। n की वैल्यू इतनी होनी चाहिए। अगर यहाँ पे हम देखते हैं फॉर एग्जांपल, अगर हमने n इक्वल टू 1 रखा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0.5 यानी कि 1 लेस देन 0.04 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसलिए 1 की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। इस तरह से हमें फाइंड आउट करना है n की वो मिनिमम वैल्यू जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर जाए, तो वही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब अगर हम देखते हैं n इक्वल टू मान लेते हैं कि हमारा है 9, तो n 9 है तो ये हो जाएगा हमारा 10 इंटू 0.5 टू द पावर ऑफ 9। जब इस तरह से हमें सॉल्व करना हो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को तो हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी पड़ती है बहुत बार। तो 0.5 टू द पावर ऑफ 9 को अगर हमें सॉल्व करना हो तो ये हो जाएगा 0.5 स्क्वायर का स्क्वायर इंटू 0.5 स्क्वायर, ये हो गया हमारा 0.25, उसका स्क्वायर ये हो जाएगा 0.0625, और 0.0625 का स्क्वायर हम ये 25 को हटा देंगे क्योंकि ये बहुत छोटा होगा, तो ये हो जाएगा 0.0036, और इंटू 0.5 तो ये हो जाएगा 0.00018, और इंटू 10 तो ये हो जाएगा 0.018। अगर हमने इस इंटू 10 को देखा तो यहाँ पे ये इनइक्वालिटी हमारी सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन ये नंबर जो आ रहा है 0.018 ये बहुत ज़्यादा छोटा है 0.04 से। तो हमें एक बार और चेक करना पड़ेगा कि क्या 9 से भी छोटा कोई दूसरा नंबर पॉसिबल है। तो इसलिए इस बार हम इसको करेंगे n इक्वल टू 9 की जगह पे n इक्वल टू 8 रखेंगे। तो n इक्वल टू 8 रखेंगे तो ये तो हमारा 0.0036 आ ही रहा था, हमने एक और 0.05 किया, 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0.0018 आएगा। तो इस तरह से 0.0036 है हमारा, और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9 से, तो ये नंबर जो है ये हमारा 0.04 से थोड़ा ही छोटा रहेगा। अगर ये 9 की जगह 10 होता तो फिर ये 0.036 के आसपास आ जाता, तो ये थोड़ा सा ही छोटा है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे n इक्वल टू 8 जो है वो इस इनइक्वालिटी को सबसे पहले सेटिस्फाई करेगा, तो इसलिए मिनिमम नंबर ऑफ ट्रायल यहाँ पे 8 होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 8 होगा।
लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।